अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो है वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे आपको बोर्ड पर दिख रहा है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब ये क्लास जो रहेगा इट इज़ रिलेटेड टू द 12th बोर्ड एग्जाम। जो 12th का बोर्ड का एग्जाम है, जो बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो रहेगा। आराम से देखें, समझें कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है। एक्चुअल में ये पूरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो जेनेटिक्स के अंडर आता है। ये पूरा जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। तो जेनेटिक्स क्या होता है, ग्रिगर जोहन मेंडल ने क्या किया था, उसको थोड़ा सा मैं कंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। ये सारी चीजें वो चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगी। और इसका अगला जो वीडियो का पार्ट आएगा वो एग्जाम से पहले ही आएगा डेफिनेटली, जिसमें बाकी के जो पॉइंट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द बोर्ड एग्जाम, वो कवर होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दो, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको मिल जाएगा। और जितने भी बोर्ड के बच्चे जो 12 बोर्ड का प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन शेयर दिस वीडियो टू विद देम, ओके। उन सबसे जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो नाउ। अगर हम देखते हैं बेटा यहाँ पर कि जेनेटिक्स क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये तो हमारा टाइटल हुआ। नाउ इट कम्स अंडर द जेनेटिक्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल वे के अंदर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। जहां आपको इनहेरिटेंस और वेरिएशन दिख रहा है, यानी हेरिडिटी जिसको हम बोलते हैं, वही जो है वो क्या आ जाएगा, जेनेटिक्स के अंदर आएगा। ओके, नाउ जेनेटिक्स, हाउ वी कैन डिफाइन द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है वो डिफाइन कैसे होगा, डिफाइन होगा जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, मतलब जब हम हेरिडिटी और वेरिएशन को स्टडी करते हैं, जब हम हेरिडिटी, अब हेरिडिटी क्या होता है, द कैरेक्टर्स विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे किरदार जो कि एक जनरेशन से, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाते हैं, है ना। जैसे किसी के फादर टॉल है, बच्चे टॉल हो गए, मदर वाई बोल सकते हैं फेयर है, बच्चे फेयर हो गए। आईज का स्ट्रक्चर, हेयर का स्ट्रक्चर, जो भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, और वेरिएशन मीन्स, अब वेरिएशन का जो टर्म होता है, यानी कि इस वेरिएशन का मतलब ही क्या होता है, विविधता, अलगपन। मतलब हम हमारे पेरेंट्स के 100% जेरोक्स कॉपी है क्या, नहीं। तो इसका मतलब कुछ नए कैरेक्टर्स भी जनरेट होते हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स भी बनते हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स भी इवॉल्व होते हैं, या डीएनए के वेरिएशन की वजह से बनते हैं, तो उसको कहा जाता है वेरिएशन। तो अब हमें क्या समझ में आया, यहां पर सिंपली अगर हम देखेंगे तो हमें दो चीजें समझ में आई। हेरिडिटी जो होता है वो क्या होता है, कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब माँ बाप से बच्चों में, दैट इज पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। The characters which transfer from parents to offsprings, that phenomena is called as the heredity. And these characters जो होते हैं, ये जो characters होते हैं वो as it is express होते हैं, मतलब similar characters आप उसे बोल सकते हो, गुणधर्म बोल सकते हैं, मराठी में, उर्दू में किरदार बोलते हैं। तो ये जो चीजें होती है इसको कहा जाता है हेरिडिटी। अब अगर हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है, अब अगर हम अगला पॉइंट देखते हैं, दैट इज द वेरिएशन। तो वेरिएशन मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर वेरिएशन means different characters, मतलब different characters और new characters। ठीक है, जेनेटिक्स का मतलब ही है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में भाई नए सेम कैरेक्टर और अलग अलग कैरेक्टर्स कैसे हैं, उसको जब पढ़ा जाता है तो उसको जेनेटिक्स कहा जाता है। बहुत सारी जगह पर जेनेटिक्स को जो है वो कुछ इस तरीके से भी लिखा गया है, मतलब सेम कैरेक्टर को और डिफरेंट कैरेक्टर को पढ़ना किसी ऑर्गेनिज्म में, भाई ये कैरेक्टर सेम है, ये कैरेक्टर डिफरेंट है, इन सबको पढ़ना जो है वो कहलाता है जेनेटिक्स। दैट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आराम से जो चीजें लिख रहा हूं बोर्ड पर वो आराम से आप लिख सकते हो, बोर्ड एग्जाम में आपके काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और डेफिनेटली उन बच्चों से डेफिनेटली शेयर करें जिनके जेनेटिक्स या ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा उनका वीक हो, जिनका स्ट्रांग हो उनको तो देखने की जरूरत नहीं है, पर जिनको ऐसा लगता है कि कंफ्यूज करेगा मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड के अंदर कैसा, टेक्स्ट बुक से नहीं जा सकते, उसकी टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स में आपको बताऊंगा। कितने जेनेटिक टर्मिनोलॉजी मिनिमम आपको याद होने चाहिए, उसके बिना तो काम चलेगा ही, वो भी मैं चीज आपको बताऊंगा। अब इसमें मेंडल की जिंदगी,
के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, राइट अबाउट मेंडल्स लाइफ, तो आपको याद ही करना पड़ेगा, एक फ्लो चार्ट वगैरह है, तो वो अगर पॉसिबल हुआ तो एक टेलीग्राम चैनल है मेरा FCC फारूकी कोचिंग क्लासेस वाला, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। देखो यहाँ पर तो अगर आप देखोगे ये हो गया, तो इसका एक और डेफिनेशन बनता है द स्टडी ऑफ जीन, द स्टडी ऑफ जीन, मतलब जीन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अब ये जीन क्या होता है, इसी पे पूरा तो खेल है, इस जीन के ऊपर ही पूरा खेल है बेटा, इस जीन से ही तो सारी चीजें ट्रांसफर हो रही है, सारे कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो वेरिएशन आ रहा है इसी से आ रहा है, तो इस पे हमें आगे जाकर फोकस करना है। तो जब हम जीन के बारे में पढ़ेंगे तो जीन के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, स्टडी करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, तो वो आ जाएगा जेनेटिक्स में। ठीक है, तो अब ये जीन क्या होता है, तो जीन को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब जेनेटिक्स तो हमने समझ लिया कि स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड एज दी जेनेटिक्स। तो अब जीन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय जीन। ठीक है, तो देखो बेटा जीन क्या होता है, जीन किस चीज को कहते हैं, द सेगमेंट ऑफ डीएनए, द सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन, कॉल्ड एज जीन। अब देखो ये डेफिनेशन आप बोर्ड एग्जाम में लिख लो तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे, बट आप ये 100% पूरी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि जीन अगर सेगमेंट ऑफ डीएनए, अगर हम बहुत ही डीप में जाते हैं एक्सॉन एंट्रॉन वाले कॉन्सेप्ट में, तो हर एक जो है वो डीएनए के पार्ट पर, सेगमेंट पर इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो हर एक सेगमेंट को तो हम जीन नहीं कह सकते। अब ये थोड़ा आगे डीप लेवल पे मैं बता रहा हूँ, बोर्ड लेवल पे इतना काम चल जाएगा। ठीक है, नीट लेवल पे अगर हम जाते हैं तो फिर थोड़ा सा और जाना पड़ेगा अंदर। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि जीन कंसिस्ट इंफॉर्मेशन। अब इसी इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर जाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, बहुत मैं डायरेक्टली मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस पर आने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, सिर्फ बेसिक इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर सके। ठीक है, एक बार आपने उसको कनेक्ट कर लिया तो मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस आपका इजीली हो जाएगा। और याद रखें, ये अगर एक बार हो गया आपका मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस, तो आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो टेक्निक अगर आपने अच्छे से दिमाग में घुसा ली तो। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई एक डीएनए, ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर एक डीएनए बनाया, एक लॉन्ग डीएनए फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूं। ठीक है, अब डायग्राम जो है वो मैं फास्ट ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो जितना शॉर्ट होगा उतना आपके लिए अच्छा है, कम टाइम में जो है वो आप ज्यादा इसके अंदर इंफॉर्मेशन गेन कर पाओगे। तो अगर हम देखते हैं तो हमारा कोई सेल है, सेल में जो है वो हमारे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, डीएनए। अब इस डीएनए और क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट है, इस डीएनए का फॉर एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक एक सेगमेंट मैंने ले लिया, ए और बी, ए टू बी। अब इसमें कोई इंफॉर्मेशन है, ए टू बी में क्या है, यहां पर कोई इंफॉर्मेशन है, तो इसको कहा जाएगा, ए टू बी को कहा जाएगा जीन, और इस जीन में रहेगी इंफॉर्मेशन। इस जीन में क्या रहेगी बेटा, इंफॉर्मेशन रहेगी, यानी मालूमात रहेगी जो एक जनरेशन से। तो ए और बी, ये ए बी, इसको कहा जाएगा जीन। ठीक है, ए और बी को कहा जाएगा जीन, मतलब द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कंप्लीट डेफिनेशन अगर हमें बनाना पड़े तो दैट इज द डीएनए का ऐसा टुकड़ा जिसमें कोई खास मालूमात होती है, कोई स्पेसिफिक मालूमात होती है, इंफॉर्मेशन होती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाली है, तो उसको कहा जाता है दैट इज दी जीन। ठीक है, जीन समझ में आ गया आपके। अब जेनेटिक टर्मिनोलॉजी अगर आपको पता चलेगी तो आप मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस को ये करेंगे। ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन थी बेसिक, इसलिए मैंने बता दिया। वीडियो का जो टॉपिक है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम कौन कौन सी आपको जेनेटिक टर्मिनोलॉजी याद रखनी मिनिमम इस टॉपिक के लिए। देखो मैं बोर्ड पर लिख कर देता हूं आपको मिनिमम जो है वो कुछ जेनेटिक टर्म्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, और वो जेनेटिक टर्म्स कौन से हैं। अब मैं बहुत ज्यादा इसको वर्ड टू वर्ड लिखूंगा नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा है ना, और टॉपिक कवर नहीं होगा। तो आपका वैसे भी हुआ है ये टॉपिक, मतलब आप उसको थोड़ा रिवाइज करने के मूड में ही होंगे यहाँ पर वीडियो अगर देख रहे होंगे तो। अब मैं आपको डायरेक्टली कुछ टर्म्स यहाँ पर लिख दूंगा और उसके आपको ओरली जो है वो डेफिनेशन बताऊंगा, या उसका शॉर्ट फॉर्म वहां पर आपको लिख कर दूंगा। देखो, आपको जिन टर्म्स को याद करना है या कॉन्सेप्ट बिठाना है दिमाग में, वो टॉपिक्स है बेटा, दैट इज दी
डोमिनेंट, रेसेसिव, जो जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वो तो आपको चाहिए, उसमें फैक्टर, एलिलोमॉर्फ्स, एलील्स, ये सारी चीजें अगर आपको याद ना भी हुई तो भी आपका मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस का काम एटलीस्ट चल जाएगा बोर्ड लेवल पर। तो देखो कैसे होता है, कौन कौन से आपको डेफिनेशन याद रखने। सबसे पहले याद रखना है आपको डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको याद रखना पड़ेगा जीनोटाइप। फिर उसके बाद में आपको याद रखना पड़ेगा ही पड़ेगा बेटा, दैट इज द फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप भी याद रखना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है वो आपको जो है याद रखना पड़ेगा, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा हेटेरोजाइगस। उसके बाद याद रखना पड़ेगा आपको क्या, हेटेरोजाइगस। और उसके बाद में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा होमोजाइगस, होमोजाइगस, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ, होमोजाइगस, ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, अब क्या बचता है यहां पर डोमिनेंट कैरेक्टर, ये आपको मिनिमम याद रखने पड़ेंगे, इसके बेसिस पर ही आपका चलेगा पूरा मामला, हाँ, ठीक है। जीनोटाइप, फिनोटाइप हो गया, मिनिमम ये 6 तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। उसके बाद में जो दूसरा फैक्टर हो गया, एलील्स हो गया, एलिलोमॉर्फ्स हो गए, ये सारी चीजें, तो मिनिमम अगर आप इन चीजों को याद रखते हो तो आपका जो है वो इजीली मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस कवर हो जाएगा। कैसे होगा वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब इन पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान से समझना है, ठीक है। ये समझ में आ गया तो अपने आप अगले का पॉइंट समझ में आ गया, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया तो अपने आप डायहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया। सिंपल सी बात है, एकदम आसान सा फिनोमेना, बहुत आसान है। अगर डायहाइब्रिड क्रॉस आएगा तो 4 मार्क से कम का नहीं आएगा, है ना। अगर वीडियो में डायहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ाऊं, आपको समझ में आ जाए, बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो 4 मार्क का एक सिंपल से वीडियो पे आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। देखो तो डोमिनेंट कैरेक्टर किसे कहते हैं, डोमिनेंट मतलब जिसका वर्चस्व होता है, डोमिनेंसी मतलब क्या, वर्चस्व, जो क्या करता है दूसरे पर गालिब आ जाता है, दूसरे के ऊपर जो है वो डोमिनेंट होता है। तो यहां पर क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, इन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर द कैरेक्टर्स व्हिच अपीयर इन F1 जनरेशन, मतलब कैरेक्टर which appears or express in F1 generation। देखो अगर आप कोई कैरेक्टर लेते हो, जैसे मेंडल ने कैरेक्टर लिया था हाइट, ठीक है। अब हाइट एक कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर है हाइट, ठीक है, बट उसकी कंडीशन 2 रहेगी, या तो टॉल रहेगा सामने वाला पर्सन, या तो डॉर्फ रहेगा, है ना। तो इसको बोला जाएगा कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो इसमें से जो कैरेक्टर आपको F1 जनरेशन में मिलेगा, इस एक कैरेक्टर के बेसिस पर इन दोनों में से जो मिलेगा, तो अगर टॉल मिलता है तो F1 जनरेशन में जो हो जाएगा टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा, डॉर्फनेस मिलेगा तो डॉर्फनेस हो जाएगा। आगे हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल को क्या मिला था, जो मेंडल को मिला था वही हमें पढ़ना है, बेकार में अपना दिमाग खराब करना नहीं, ये ऐसा वैसा, फिर वो उसके लिए PhD और बहुत सारी प्रोसेस है वो करेंगे तब हो जाएगा। देखो अब जो F1 जनरेशन में अपीयर होगा, जो दूसरे को दबा देगा, मतलब टॉलनेस मेंडल को डोमिनेंट मिला था, उसने डॉर्फेस को दबा दिया। सिंपल एग्जांपल समझाने के लिए समझा रहा हूं, जैसे कि मून लाइट जो होता है, क्या वो दिन में मून गायब हो जाता है क्या, नहीं, बट सनलाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है, तो वो उसको छुपा देता है। पर जैसे ही सनलाइट चला जाता है तो मून दिखाई देता है हमें। इसका मतलब रेसेसिव कब दिखाई देगा, जब डोमिनेंट गायब हो जाए या डोमिनेंट प्रेजेंट ही ना हो। डायहाइब्रिड क्रॉस में आपको उसके बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी, मोनोहाइब्रिड में भी मिल जाएगी। देखो रेसेसिव कैरेक्टर किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय रेसेसिव कैरेक्टर, मतलब अब यहां पर देखो, यहां पर क्या रहेगा, कैरेक्टर विच नॉट अपीयर्स, मतलब जो पहली जनरेशन के अंदर, अब जाहिर सी बात है टॉलनेस अपीयर हो गया तो डॉर्फनेस अपीयर नहीं हो पाएगा F1 जनरेशन में। तो टॉलनेस अगर डोमिनेंट हुआ तो डॉर्फनेस क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा, ठीक है। रेसेसिव मतलब जो दब गया, जो किसी तरीके से अपीयर नहीं हो पाया। देन जीनोटाइप, जीनोटाइप को कहा जाता है जेनेटिक मेकअप, मतलब जाहिर सी बात है मेंडल ने क्या किया,
अब हम जीन्स को देख तो नहीं सकते, तो अब आपको सभी को पता होगा कि मेंडल का जो मेन था मामला वो था किससे रिलेटेड, मैथ साइंस, मैथ, नेचुरल साइंस, फिजिक्स एंड दैट इज द स्टैट। तो वो मैथ्स वाला बंदा था तो उसे फर्स्ट बड़ा अच्छे से करते थे ना, लेटस कंसिडर, मैथ्स में पता ही है तुमको, लेटस कंसिडर, हर चीज कंसिडर कर देते। मैथ्स वालों का तो अलग ही मामला है, उस पर नहीं जाऊंगा वरना एक अलग से पूरा है ना स्टैंड अप कॉमेडी का शो बन जाएगा, उस पर रहता है, वीडियो लंबी नहीं करनी है। तो जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप, क्या कहते हैं उसे, जेनेटिक मेकअप। फिनोटाइप का मतलब होता है दैट इज द फिजिकल अपीयरेंस, मतलब कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म ऊपर से दिखता कैसा है, दिखने वाले कैरेक्टर, जैसे ये बोर्ड है, ये रेक्टेंगुलर है, ब्लैक कलर दिख रहा है, जो भी है, यहाँ पर ये मार्कर है, इसमें जो दिख रहा है यहाँ पर व्हाइट स्टिकर है, ये दिखने वाले कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल। अब जेनेटिक मेकअप को मेंडल ने क्या किया था, इस तरीके से डिनोट किया था, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर ईटीसी। तो ये एग्जाम, ये क्या किए गए हैं, ये फर्ज किए गए, नहीं कंसिडर किए गए चीजें। और वहीं पर फिजिकल अपीयरेंस के अंदर जैसे कि टॉल हो गया, आपको दिख रहा है, जो आंखों से दिखने वाले कैरेक्टर्स हैं उसको आप कहेंगे, देन डॉर्फ हो गया, रेड हो गया, व्हाइट हो गया, कलर जैसे फिजिकल अपीयरेंस में आप हाइट देख सकते हो, कलर देख सकते हो, शेप देख सकते हो, साइज देख सकते हो, दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। बेसिकली फिनोटाइप मींस दी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो मॉर्फोलॉजी हमें दिख रही है उसको आप फिनोटाइप बोल सकते हैं। जीनोटाइप जो है वो डिसाइड करता है फिनोटाइप, जीन्स डिसाइड करेगा कि सामने वाले का फिजिकल अपीयरेंस कैसे होगा। अब हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है, यहां पर देखिए, हेट्रोजाइगस मतलब यहां पर क्या होगा, देखो, हेट्रो मींस डिफरेंट, जाइगस मींस जाइगोट। तो यहां पर क्या होता है कि जो पेयर रहेगा कैरेक्टर के लिए, जो जीन का जो पेयर रहेगा यहां पर डिफरेंट रहेगा, जो जीन का यहां पर पेयर रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। मतलब जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कॉमा कैपिटल आर स्मॉल आर कॉमा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर इटीसी, इसको कहा जाता है हेट्रोजाइगस। और यहां पर सेम पेयर ऑफ जीन और अलील्स बोल सकते हो, और अलीलोमॉर्फ आप बोल सकते हो, अलग अलग टर्म यूज कर सकते हो, जैसे कैपिटल टी। हाँ, एक चीज सॉरी मैं बताना रह गया था, डोमिनेंट ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है, और इसको जो है वो स्मॉल लेटर्स से, रेसेसिव ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, ठीक है। जो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स है वो डोमिनेंट को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के स्मॉल लेटर्स है उससे जो है वो हमेशा रेसेसिव को क्या किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा। तो यहां पर होमोजाइगस में ऐसा रहेगा, स्मॉल स्मॉल, जो स्मॉल टी स्मॉल आर इटीसी। तो इस तरीके से ये 6 अगर आपके दिमाग में बैठ गए, समझ में आ गए, तो आपको जो है वो मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी इस वीडियो में समझ में मैं करा देता हूं तो डायहाइब्रिड क्रॉस आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। और अगर नेक्स्ट वीडियो में डायहाइब्रिड क्रॉस तो आएगा ही, कल ही अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह वो वीडियो। आज मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम कंप्लीट कर देते हैं। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया था, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें मेंडल ने क्या किया था, देखते हैं। देखो हेडिंग देंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, और हाइब्रिड मतलब क्रॉसिंग। तो अब मतलब क्या हो रहा है, देखो यहां पर क्रॉस बिटवीन, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो लेंदी ना। तो क्रॉस बिटवीन टू homozygous pure parents on basis single character, ठीक है। पूरा डेफिनेशन जो है वो, इट इज द क्रॉस बिटवीन टू homozygous pure parents considering a single character is called as the monohybrid cross। ऐसा पूरा आप मिर्च मसाला लगाकर उसको लिख सकते हैं। मेन पॉइंट मैंने आपको लिख कर दे दिया कि ऑन बेसिस ऑफ सिंगल कैरेक्टर, सिर्फ एक कैरेक्टर के बेसिस पर आपने दो प्योर पैरेंट का क्रॉसिंग किया, तो उस कॉन्सेप्ट को कहा गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहा गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इतना हो गया, करेक्ट हो गया। देखें अब मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने जो प्योर पेरेंट्स लिया वो प्योर पेरेंट्स कुछ ऐसे लिया मेंडल ने। जो मेंडल के पास पेरेंट्स थे वो पेरेंट्स थे, एक तरफ उसने लिया टॉल और दूसरी तरफ उसने लिया डॉर्फ प्लांट, ठीक है। तो अब ये जो पेरेंट्स थे
ये टॉल और डॉर्फ उसने ऐसे ले लिया, ठीक है। अब इनके बीच में क्रॉसिंग किया, अब इसके बीच में जो उसने जो लिया था वो कैरेक्टर था हाइट। सभी को पता है मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था, बेसिक क्वेश्चन भी आता है एनसीईआरटी में बहुत सारों को। तो उसमें से एक कैरेक्टर आपको पता है हाइट था, कि मेंडल ने जो है वो पॉड का शेप भी किया था, कलर भी किया था, वो सारी जो भी 7 कैरेक्टर्स उसने पढ़े थे। अब पेरेंट्स उसने टॉल और डॉर्फ लिया, एक टॉल प्लांट का क्रॉस किया, उसने क्रॉस ब्रीडिंग किया है डॉर्फ प्लांट के साथ। अब मेंडल ने क्या किया, देखो यहां पर उसको कैसे एक्सप्रेस किया। पहले तो उसने फिनोटाइप लिखा ऐसे, ठीक है, फिर लिखा जीनोटाइप, फिर लिखा उसने F1 जनरेशन, और उसके बाद में आ जाएगा F2 जनरेशन को कैसे निकालना, ठीक है। चल यहां तक की कहानी देखते हैं, सॉरी गैमेट्स रह गए, सॉरी फॉर दैट, बाद में F2 जनरेशन इस साइड में देखेंगे। F1 जनरेशन के भी पहले जो है वो हमें गैमेट्स लिखना है, गैमेट्स आफ्टर दैट F1 जनरेशन, गैमेट्स, और फिर आ जाएगा F1 जनरेशन जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा जो कि टॉलनेस था। देखो अब इसने जो फिनोटाइप लिया वो था उसका टॉल एंड डॉर्फ, ठीक है, टॉल एंड डॉर्फ। इसके जीनोटाइप मेंडल ने लिया कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, क्योंकि डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल से डिनोट किया गया, और डॉर्फ जो रहेगा रेसेसिव रहेगा उसको जो है वो क्या किया गया, क्योंकि टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फनेस, ठीक है, ये मेंडल ने बताया था जब उसके एक्सपेरिमेंट हुए। अब गैमेट्स निकालने का रूल ऐसा है बेटा कि जो अगर होमोजाइगस पेयर है तो वहां से आपको एक ही लेना है, और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो दोनों लेना है। इस रूल को पक्का दिमाग में बिठा लो, होमोजाइगस कंडीशन में सिर्फ क्या करना है, एक ही लेना है दो पेयर में से, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों लेना है अलग अलग, ठीक है, दोनों गैमेट्स बनेंगे, दोनों गैमेट जो है वो सेपरेट होंगे। ये सिंपल सा रूल है, याद रखना, आपको काफी इजी जाएगा उसकी वजह से क्रॉसिंग करना जो बता रहा हूं। तो यहां से आएगा कैपिटल टी और यहां से आएगा स्मॉल टी। अब ये भी कैसे भी दोनों भी ले सकते हो आप, तो प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मैं आपको सिंपल वे में बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए बता रहा हूं, जिससे आपको आसानी से जो है वो क्या हो जाएगी, चीजें पता चल जाएगी। देन F1 जनरेशन जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ऑल आर हेट्रोजाइगस टॉल, सभी के सभी मेंडल को क्या मिले, सभी के सभी हेट्रोजाइगस, क्योंकि देखो डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों साथ में, अगर डोमिनेंट हो तो होमोजाइगस, और अगर रेसेसिव हो तो होमोजाइगस, ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए देखें, तो इस तरीके से मेंडल को मिल गया F1 जनरेशन, तो वो वहां नहीं रुका, फिर उसने क्या किया, F2 जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट लाया। अब F2 जनरेशन उसने कैसे निकाला, F1 क्रॉस विद F1, मतलब इसके पोते हैं, ये जो पेरेंट जनरेशन था ये पेरेंट्स के, अब उसे देखना है पोते, है ना, ये तो उसके बेटे हो गए, उसके बाद उसके पोते। अब कैसे किया मेंडल ने, देखो यहां पर इसने इस तरीके की क्रॉसिंग किया, मतलब F1 जनरेशन हमारे पास क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैंने आपको रूल बताया था, देखो गैमेट्स निकालने का, गैमेट्स का, अगर होमोजाइगस कंडीशन तो आप एक लिखोगे, यहां दोनों है तो इसका मतलब गैमेट्स आ रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका जो है वो हम क्रॉस करने वाले हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो गैमेट्स हमारे पास ऐसे आ गए। तो अब मेंडल ने वो रेशो निकालने के लिए जो है वो उसका मैथ्स वाला इस्तेमाल किया, इसीलिए तो मेंडल रिजेक्ट हुआ। उस टाइम के बायोलॉजिस्ट को ये क्रॉसिंग, ये जो रेशो वगैरह है ये पता ही नहीं था, क्योंकि बायोलॉजी वालों का मैथ कैसा रहता, जितने भी पीसीबी ग्रुप वाले उनको पता ही होगा, है ना, कितना बुरा हमारा मैथ होता, मेरा भी खुद बहुत बुरा मैथ था। तो अब यहां पर मेंडल का जो कॉन्सेप्ट था उस टाइम के बायोलॉजिस्ट को समझा नहीं, इसलिए वो रिजेक्ट कर दिया गया था। बाद में उसके मरने के 16 साल बाद जो भी उसकी कहानी वापस शुरू हुई 3 साइंटिस्ट के थ्रू, वो आपने वैसे सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अब अगर इसके किसी के इसके मेरे पास बहुत अच्छे डिजिटल नोट्स बनाए हुए हैं, जो भी नोट्स वगैरह है मैं टेलीग्राम चैनल पर डालने की कोशिश करूंगा, या फिर जो है वो देखेंगे, अगर आप मुझे जानते वगैरह तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी ये सारी चीजें हो गई है। तो अब इसको क्या किया उसने, एक चेकर बोर्ड वाले कॉन्सेप्ट में रखा ऐसे, जिसको पुनेट स्क्वायर बोला जाता है। इस तरीके का एक बॉक्स रहेगा
जो आपको एग्जाम में भी बनाना है, ठीक है। अब एक साइड आप क्या करोगे, एज अ मेल गैमेट कंसिडर करोगे और एक साइड आप फीमेल गैमेट कंसिडर करोगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहां लिख दीजिए और इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दीजिए। अब हर एक रो को हर एक कॉलम से ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, जो भी चीज है, बड़ी सिंपल सी चीज है। देखो यहां पर क्या मिलेगा हमें, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां भले ही स्मॉल टी पहले आ रहा हो पर डोमिनेंट को इज्जत दी जाती है, इसलिए कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट में आ जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। 2 मार्क या 3 मार्क के लिए मिनिमम ये आपको आ सकता है, इसलिए दिमाग में बिठा लीजिएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम इसमें देखेंगे बेटा। अब इसमें रेशो देखिए कैसा निकालेंगे। देखो अब जहां पर भी एक सिंगल डोमिनेंट भी आपको मिले ना कैपिटल टी, वहां टॉल आएगा, ठीक है। तो यहां तो दोनों भी टॉल है, इसका मतलब ये दोनों भी कैपिटल टी, इसका मतलब यहां पर टॉल आएगा बेटा। यहां भी क्या है, एक टी अवेलेबल है मतलब टॉल आएगा। यहां पर भी एक कैपिटल टी अवेलेबल है मतलब टॉल आएगा। यहां कोई भी नहीं है, इसका मतलब यहां आ जाएगा डॉर्फ। पर इसमें एक होमोजाइगस टॉल है, 2 हेटेरोजाइगस टॉल है, और यहाँ डॉर्फ तो हमेशा होमोजाइगस ही होता है, हेटेरोजाइगस का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो रेशो हमें क्या मिला, देखो यहाँ पर, तो रेशो हमें मिला फिनोटिपिक रेशो, PR लिख रहा हूं इसको, ठीक है। फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो हमें मिला 3 टॉल मिले, मतलब टॉल इज टू डॉर्फ, ठीक है। तो हमें क्या मिले 3:1 फिनोटिपिक रेशो मिला। जीनोटिपिक रेशो मतलब जीन्स को अगर हम देखते हैं, देखो कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी, ऐसा लिखना है। तो अब ये कितना मिला है हमें, यहां पर 1 मिला है, इज टू 2:1, मतलब इधर मिल रहा है 75% एंड 25% का रेशियो हमें, और इधर मिल रहा है 25% टू 50% टू 25%, ठीक है। 25 50 25 इस तरीके से आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन को घुमाकर भी एमसीक्यू में भी पूछा जाता। तो इस तरीके से आज हमने डिस्कस किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उम्मीद करता हूं बहुत ही सिंपल वे में आपको बताने की मैंने कोशिश की है, कोई ऐसा मुश्किल अल्फाज यूज नहीं किए, कोई ऐसा बोलते हैं ना थोड़ा सा नॉलेज बताने के चक्कर में कोई ऐसा घुमा फिराने की चीज नहीं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, आपको सीधा सीधा क्लिक हो, सिंपल आपको नोट्स भी बन गए, आप लिखें आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के पेपर वगैरह भी मैंने 2 दफा आई थिंक चेक किए, तो पता है मुझे, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि बस टेक्स्ट बुक लैंग्वेज ही आपको चाहिए, बस आपका आंसर आना चाहिए और कॉन्फिडेंटली लिखें, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रखें। चैनल पे एक वीडियो भी है जिसमें मैंने बोर्ड का पेपर कैसे लिखे उस पर बताने की कोशिश की है। हो सके तो एक और वीडियो बना दूंगा, 24 तारीख को अपलोड करूंगा कि आप कैसे पेपर को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हो, कैसे और मार्क्स जो है वो और गेन कर सकते हो। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, डायग्राम्स की अच्छी प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एंड में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज कॉपी से बचें। कॉपी 4 दिन की आपको खुशी देगी, उसके बाद में कॉपी मतलब कॉपी करना ऐसा समझ के चलिए कि एक सबसे बड़े करप्शन में से एक करप्शन। मैंने अल्लाह का एहसान है कि कभी कॉपी नहीं की, इसलिए बोल पा रहा हूँ। हाँ अगर ना करता तो जाहिर सी बात है बोल भी नहीं पाता। तो जाहिर सी बात है 10th हो आपका 12th हो, मेहरबानी करके क्या फायदा क्या हो जाएगा, 2-4% का फायदा होगा, उसके अलावा क्या होगा। पर वो जिंदगी भर कहीं ना कहीं अगर हमारा ज़मीर जिंदा है तो वो अंदर से मलामत करेगा। और कमाल जो है वो अफसोस की बात तो ये लग रही है कि मैंने भी कई दफ़ा जो है वो बोर्ड की ड्यूटीज़ की है एग्ज़ाम वगैरह की, तो वहाँ मैंने नोटिस किया है कि पेरेंट्स आकर बोल रहे हैं सर बच्चे का ध्यान रहने दो। ध्यान रहने दो क्या मतलब क्या हो रहा है उस ध्यान रहने दो का, कि फीडर बनाकर उसको पिलाना है कि दूध नहीं, कॉपी करने दो सर। पेरेंट्स की ही अगर मेंटालिटी रहेंगी, उसको अभी से करप्शन सिखाएंगे। मैं स्पेशली पेरेंट्स से ये कर रहा हूँ, अगर कोई सुन पा रहा है मेरा पेरेंट्स तो याद रखें, अगर आप दिमाग में उसके डाल रहे हो कॉपी का, तो डेफिनेटली वो आगे जाके करप्शन या फिर बोलते हैं ना गलत चीज़ों को सही समझे। तो जितने आपके मार्क्स मिलेंगे ईमानदारी से लो, उसका अलग कॉन्फिडेंस रहेगा और आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा करोगे लाइफ में। कोशिश करो जितना हो सके दूसरों को देखकर। कभी कभार क्या होता है, कोई बच्चा अच्छा रहता है, सोचता है कि मैं कॉपी ना करूं, पर आसपास का सराउंडिंग तारे इनके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, यही होता है ना, अरे इनके मार्क जो है वो ज्यादा आ जाएंगे, आने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा। डुप्लीकेट पार्ट्स कब तक चलेंगे, चाइना का माल कब तक चलेगा, ठीक है। तो आप जो है वो अपना ओन जो है वो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा खुद 12th का परसेंटेज सिर्फ 60% है, आई थिंक 59 पॉइंट समथिंग कुछ थे। तो उस कुछ नहीं होता उस चीज से, आप कॉन्फिडेंट रहो। आगे जाकर आप जो भी डिग्री करोगे, जो भी कोर्स करोगे, उसमें स्किल्स आगे जाकर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जो भी आप सीख रहे हो, करेक्ट सीखो, करेक्ट लिखो और एकदम उसको प्योर रखो, ठीक है। क्या बोलते हैं, पूरा तो सही लिख रहे हैं हम, 2-4 मार्क का देख के तो क्या लिखेंगे। आपके सामने एक बड़ा सा पूरा एक भरकर गिलास ठंडे पानी का मैं रखता हूँ,
ठीक है, और उसमें सिर्फ एक ही ड्रॉप जो है वो गटर के पानी का डाल देता हूँ, पियोगे आप? आपके सामने डाला है ना, पियोगे? नहीं पियोगे, डेफिनेटली नहीं पियोगे। क्यों? मैं कहूंगा अरे एक ही तो ड्रॉप है, बाकी तो पूरा पानी अच्छा है, क्या हुआ? तो एक मार्क भी, 2 मार्क भी आपके जो कॉपी वाले हैं वो आपके सारे मार्क्स को जो है वो क्या करने वाले हैं, खराब करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो अगले वीडियो के लिए आप जो है वो सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकॉन वगैरह प्रेस कर ले। इंशाल्लाह डायब्रिड क्रॉस का वीडियो कल ही इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद जो है वो अगर आपको कोई क्यूरीज वगैरह रहती है तो जो है वो यहाँ पर जो है वो मैं क्या कहते हैं उसे, FCC जो मेरा चैनल है इसका टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आप नोट्स वगैरह जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है वो